बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने चैप्टर 1 क्लास 10 का खत्म कर लिया था। चैप्टर 10 हमने कर लिया था। चैप्टर 11 साउंड वाला चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप साउंड देखते हैं कि ये साउंड है क्या। चैप्टर 10 हमने बेटा पढ़ा है वेव्स का। तो साउंड भी बेसिकली वेव्स की एक फॉर्म है। साउंड वेव्स का चैप्टर हमने पढ़ा, तो साउंड भी वेव्स की एक फॉर्म है। साउंड इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is produced by vibrating bodies. साउंड बेसिकली एनर्जी की फॉर्म है। किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है? ये चीजों के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, आगे पीछे मूव करती है, तो उससे मीडियम के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स भी बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, उससे वेव जनरेट होती है। इस वेव को साउंड वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आपके पास मेटालिक स्ट्रिप है, उसको अगर आप वाइब्रेट करवाएं, इस तरह से मूव करवा के थोड़ा सा इसको राइट की तरफ मूव करवाएं, पकड़ के स्ट्रेच करें और यहां पे लाके इसको छोड़ दें, तो ये बड़ी तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर दें। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इसकी शुरू हो जाएगी। जब ये राइट की तरफ मूव करेगी तो एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगी। जब ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी ये स्ट्रिप, तो ये जो कंप्रेशन रीजन प्रोड्यूस हुआ है, जहां पे मॉलिक्यूल्स करीब आए हैं, ये आगे चला जाएगा और यहां पे फिर मॉलिक्यूल्स दूर दूर, जब इस तरफ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स को ये दूर दूर करेगी। तो इस तरह से एक रे रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। दोबारा जब राइट की साइड पे आएगी तो इस तरह से एक नया कंप्रेशन वहां पे प्रोड्यूस। सो अ सीरीज ऑफ जो पहले कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ था यहां पे, वो आगे चला जाएगा, उसके पीछे रे रिफ्लेक्शन, उसके पीछे फिर एक कंप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक सीरीज कंप्रेशन और रे रिफ्लेक्शन की एक सीरीज आगे चलती जाएगी। इसको इस वेव को साउंड वेव कहते हैं। तो वेव्स में बेटा आपने पढ़ा था कि दो टाइप्स हैं, बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैकेनिकल वेव में क्या पढ़ा था कि इसमें मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम के बगैर मूव नहीं कर सकती। साउंड वेव्स भी जो है ये मीडियम के बगैर मूव नहीं कर सकती, इनके लिए भी मीडियम की जरूरत होती है। तो लिहाजा ये मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स और दूसरी ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या पढ़ा था कि दिस इज सच टाइप ऑफ वेव्स इन व्हिच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो साउंड वेव में भी आप देखें तो साउंड वेव इसकी वजह से इस तरफ मूव कर रही है, तो इस तरह से इसके पार्टिकल जो मीडियम के हैं वो भी बैक एंड फोर्थ इसी डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहे हैं। सो साउंड वेव इज अ longitudinal or compressional wave। साउंड क्या होती है? साउंड की नेचर क्या है? Sound is a form of energy which is produced by the vibrating bodies। है क्या? किस फॉर्म में मूव करती है? In the form of waves। नेचर इसकी वेव्स है। किस किस्म की वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। तो साउंड हमने डिस्कस किया कि साउंड क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी टाइप क्या है, नेचर क्या है, प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। साउंड इज प्रोड्यूस्ड because of vibrating bodies। When something vibrates, sound is produced। और बड़ा अच्छा इसका तरीका है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, हम भी जब बोल रहे होते हैं तो हमारे गले के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है which is called vocal cords।
तो वो वाइब्रेट करते हैं। एयर कॉलम से हम सांस को रोकते हैं, बोलते हैं जब, तो हमारे जो लिप्स की मूवमेंट के मुताबिक एयर कॉलम वाइब्रेट करता है और उसके साथ वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आप देखना चाहें, इसको एक्सपीरियंस करना चाहें, तो अपने गले पे हाथ रख के बोले तो यू विल फील वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन फील होगी। इसी तरह से आप खाने वाले चम्मच को अगर किसी मेटल के बर्तन पे हिट करें तो तब भी आपको एक साउंड आती है, आवाज आती है। तो आप किसी मेटल के बर्तन के साथ, किसी मेटल सरफेस के साथ खाने वाले चम्मच को अगर आप हिट करें और उसके बाद उसको जरा टच करें तो अगेन यू विल फील द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आपको महसूस होगी कि वाइब्रेशन वो वाइब्रेट सरफेस कर रही है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। लैब में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम ट्यूनिंग फोक कहते हैं। ये एक सिंपल मेटल स्ट्रिप की मैंने आपको एग्जांपल दी। ट्यूनिंग फोक इस तरह से यू शेप बना होता है स्पेशल मेटल का, और दो इसके ये प्रॉन्ग्स होते हैं। इसको हिट करने के लिए एक स्पेशल रबर हैमर होता है। ये बड़ा नाजुक इंस्ट्रूमेंट है, इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ, दीवार के साथ, किसी टेबल के साथ आप हिट करेंगे तो ये टूट भी जाता है। मेटालिक है लेकिन ये टूट जाता है, बहुत नाजुक होता है। तो इसको हैमर के साथ, इसका स्पेशल रबर का हैमर है, उसके साथ आप इसको स्ट्राइक करेंगे तो फिर ये टूटेगा नहीं। इसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जो यहाँ पे आमतौर पे लिखी होती है, लाइक 520 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज। तो हर ट्यूनिंग फोक की अपनी फ्रीक्वेंसी है, उस पे वो वाइब्रेट करता है। आगे चलते हैं जी मीडियम। ये मैकेनिकल वेव से, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, सो इट नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। इसको मूव करने के लिए, साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह वेव मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है। एक एक्टिविटी हम करेंगे, ये एक्टिविटी 11.2 है हमारी बुक में, पेज 21 पे। ये शो करने के लिए कि ये जो साउंड है ये मैकेनिकल वेव्स है, मीडियम के बगैर ये मूव नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हम करते हैं जी, एक ग्लास ऐसा, इसको एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखते हैं और इस सरफेस में यहां पे एक अरेंजमेंट बना होता है जी, पाइप लगा हुआ है, यहां से यहां पे एक पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है कि यहां से इसको जब हम ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ये चलता है, इसको ऑन करते हैं तो यहां से ये सारी एयर सक करके बाहर निकाल देता है, इसको वैक्यूम पंप कहते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि यहां पे दो वायर्स इसके अंदर लगी होती है, एक इलेक्ट्रिक बेल, मैकेनिकल बेल लेनी है इस तरह की, जो जिसमें एक ये हैमर होता है, और ये जब हम ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, तो ये बेल रिंग होते हुए हमें नजर भी आती है, साउंड भी आती है, और ये हैमर इसके साथ जब आके वाइब्रेट करता है, टकराता है, तो हमें नजर भी आता है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, यहां पे एक स्विच लगा देंगे, ये स्विच, ताकि इसको ऑन ऑफ, इसको ऑन करेंगे ये चलना शुरू हो जाएगी, ऑफ करेंगे ये बंद हो जाएगी। आप इसको स्विच को ऑन करेंगे, बेल बजना शुरू होगी, ग्लास जा रहा है बाहर से, आपको ये हैमर वाइब्रेट करता हुआ नजर भी आएगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, आपको सुनाई भी देगी। उसके बाद आपने इस पंप को, वैक्यूम पंप को ऑन कर देना है। वैक्यूम पंप को जब आप ऑन करेंगे तो ये यहां से एयर को सक करना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे ये एयर को निकालेगा यहां से, आप ये फील करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि इसकी साउंड बेल की जो है ये फेबल होना शुरू हो गई, ये मदद होना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये तकरीबन वैक्यूम इसमें प्रोड्यूस हो चुका होगा, काफी सारी एयर प्रेशर बहुत कम रह जाएगा, तो ये बेल बजती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन इसकी आवाज आपको नहीं आएगी।
अब क्या वजह है कि ये बेल से साउंड इस बॉल तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि यहाँ पे मीडियम अब कोई नहीं है। पहले एयर थी, तो एयर के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने की वजह से ये साउंड ट्रांसमिट हो रही थी, यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही थी और यहाँ से आपको सुनाई दे रही थी। तो इस तरह से आपको जब इसमें वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर आपको ये सुनाई नहीं देगी। उसके बाद आप इस पंप को ऑफ कर देंगे। पंप को ऑफ करने से क्या होगा कि अब ये एयर सक करना बंद कर देगा, एयर वापस जाएगी इसके अंदर, तो आपको साउंड दोबारा सुनाई देना शुरू कर देगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ इस एक्टिविटी से कि साउंड वेव्स के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। मतलब ये कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, मीडियम इज नीडेड, मीडियम is required for sound waves. So conclusion is sound waves are mechanical waves. Sound production, nature and medium is required for the sound waves. तो नेचर बेटा इसकी हो गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये और मैकेनिकल वेव्स हैं। अब हम आगे चलते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के टॉपिक पे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ये टॉपिक्स हमारे हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? आवाज की बुलंदी कितनी। कोई जब हम अपने किसी आप दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो आपके साउंड की लाउडनेस कम होती है। जब आप क्लास में खड़े होकर बात कर रहे हैं तो फिर आपके साउंड का लेवल, साउंड की लाउडनेस ज्यादा होती है। वही सब चीज है, वही साउंड है, वही आदमी बोल रहा है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन उसकी लाउडनेस अब ज्यादा है। सो व्हाट इज लाउडनेस? डेफिनेशन: लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम लाउड और फेंट साउंड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी कोई साउंड कितनी बुलंद है उसको उसकी लाउडनेस कहते हैं। लाउडनेस की डेफिनेशन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बोर्ड में लाउडनेस वाला क्वेश्चन। और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है? लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स: एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, amplitude of vibrating body, area of vibrating body, distance from vibrating body, distance from vibrating body, amplitude of vibrating body। प्रीवियस चैप्टर में हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था। एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव्स में एम्पलीट्यूड पढ़ा था कि जब कोई चीज वाइब्रेट कर रही है या ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, वेव मोशन कर रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इस तरह से अगर कोई वेव है तो दिस डिस्टेंस इज एम्पलीट्यूड। इसी तरह से कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रम। एक ड्रम है, उसको बीट करते हैं, उसके जो उसका बीटिंग हैमर है उसके साथ
ये इसकी मेम्ब्रेन है, ऊपर सरफेस ड्रम की ढोल की, जिसके ऊपर हम वो हैमर मारते हैं। जब इसके ऊपर हम हैमर मारते हैं तो इसको भी आप देखिए साउंड प्रोड्यूस उसी तरह से होती है। साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये भी आप देखें, इसके ऊपर आप मारे तो हैमर, तो आप इसको उसके बाद टच करके देखें, यू विल फील इट वाइब्रेटिंग, आपको महसूस होगा वाइब्रेट कर रही है। तो अगर आप क्या करें, पहली दफा आहिस्ता से इसके ऊपर वो इसका बीटिंग हैमर मारे तो ये वाइब्रेट करेगी, साउंड इसकी लाउडनेस कम होगी, इसकी लाउडनेस ज्यादा नहीं होगी। अगर हल्का सा मारेंगे, फिर इसको टच करके देखिए, ये जो वाइब्रेट कर रही है मेम्ब्रेन, ये स्ट्रेच होती है। जब हम इसको बीट करते हैं तो थोड़ी सी ऐसे नीचे आती है, थोड़ी सी ऐसे ऊपर आती है, इस तरह से वाइब्रेट करती है मुसलसल। तो ये इसका एम्पलीट्यूड कितना ही आ गया, नीचे आती है, ऊपर आती है। फिर क्या करें, फिर इसको जरा फोर्सफुली बीट करें, जरा जोर के साथ मारें। जोर के साथ मारेंगे तो क्या होगा, आवाज की जो लाउडनेस है ज्यादा होगी। अब इसकी क्या होगा कि अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन का वो बढ़ गया, वो ज्यादा हो गया। तो जब किसी चीज का वाइब्रेटिंग सरफेस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो उसकी साउंड की लाउडनेस बढ़ जाती है। तो लाउडनेस जो डिपेंड करती है ये एम्पलीट्यूड पर भी करती है। दूसरी बात, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया पर भी डिपेंड करती है। अब इसी एक्टिविटी को ये ड्रम में ये करें कि दो ड्रम्स ले लें डिफरेंट साइजेस के, एक जरा बड़े साइज का ले लें ड्रम, दोनों को अलग अलग बीट करें एक जैसे फोर्स के साथ, ताकि इनका एम्पलीट्यूड सेम रहे। दोनों को बीट करके देखें, इसको उतनी फोर्स से बीट करेंगे ताकि एम्पलीट्यूड सेम रहे, उतनी फोर्स से बीट करें और इसकी लाउडनेस को फील करें। इसको बीट करें और इसकी लाउडनेस को फील करें तो आप देखेंगे कि ये बड़े ड्रम की लाउडनेस ज्यादा है। उसकी क्या वजह है कि इसमें जो वाइब्रेटिंग सरफेस है, जो मेम्ब्रेन है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वो एरिया ज्यादा है, इसलिए इसकी लाउडनेस ज्यादा है। तो दूसरा फैक्टर जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया है। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। तीसरा फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जो सुनने वाला आदमी है, यहां पे कोई चीज साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वो बेल बज रही है, आप उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, लिसनर उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, एक दूसरा लिसनर, दूसरा एक आदमी 100 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, तो दोनों को उसकी लाउडनेस सेम सुनाई नहीं देगी। जो आदमी करीब खड़ा है उसको लाउडनेस ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा महसूस होगी। जो आदमी दूर खड़ा है उसको लाउडनेस कम सुनाई देगी। तो इस तरह से जो लाउडनेस है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा एक और चीज, ये सुनने वाले के ये इसको हम ये सब कोई ये बात ऐसा भी होता है कि किसी एक वाइब्रेटिंग बॉडी से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो सबको एक जैसी फील नहीं होगी। तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ लिसनर। जो आदमी सुन रहा है उसके कानों में भी ऑब्वियसली डिपेंड करती है, एज में भी डिपेंड करती है। एज ज्यादा हो जाती है तो लाउडनेस यंग लोगों की निस्बत कम सुनाई देती है, कम महसूस होती है। तो बड़ी उम्र के जो लोग हैं इसीलिए उनको सुनाने के लिए बात ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको लाउडनेस फील कम होती है। तो इन चीजों पे लाउडनेस डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी एंड अदर देन दिस ऑल फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। ये तो हो गई जी लाउडनेस। उसके बाद है पिच। अगली कैरेक्टरिस्टिक साउंड की जो हमने डिस्कस करनी है
वो है जी पिच। पिच क्या होता है? Pitch is a characteristic of sound due to which you can distinguish between a shrill and grave sound. Shrill and grave sound. Shrill and grave sound. ऐसी characteristic sound की जिसकी वजह से हम जिसकी बेस पे हम श्रिल और ग्रेव साउंड में डिस्टिंग्विश कर सकें, श्रिल और ग्रेव साउंड में को हम डिफरेंशिएट कर सकें, उनमें डिफरेंस कर सकें। श्रिल मतलब बारीक आवाज, ग्रेव भारी आवाज। जैसा कि औरतों की आवाज श्रिल होती है मर्दों की निस्बत, औरतों की आवाज आमतौर पे बारीक होती है, बच्चों की और औरतों की, और मर्दों की आवाज आमतौर पे ग्रेव होती है। किस पे डिपेंड करती है? पिच मतलब क्या है? It depends on frequency of the sound and ultimately obviously frequency of the vibrating body। वो वाइब्रेटिंग बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी, यानी आवाज बारीक होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी, और पिच कम होने से आवाज ग्रेव होती है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों और औरतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी मर्दों की आवाज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, पिच भी ज्यादा होती है, और इस वजह से वो साउंड श्रिल होती है। मर्दों की आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच भी कम होती है, और उस वजह से उनकी साउंड ग्रेव होती है। कैसे? हम इसको एक छोटी सी एक्टिविटी, बुक में नहीं है लेकिन देख लेंगे। छोटी सी एक्टिविटी हम इससे कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से एक अरेंजमेंट बना लें। ये साइकिल का एक व्हील है, मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है इसको, एक स्टैंड बना के उसके अंदर मैंने ऐसे बाइसिकल का एक व्हील लगा दिया, उसके ऊपर टायर भी लगा हुआ है। यहां पे वो पैडल और इसको चलाने वाला जो गियर होता है, टूथ्ड गियर, टूथ्ड पुली जिसके ऊपर चेन चलती है, वो लगा लिया। यहां पे ऐसे वो छोटा जो टूथ्ड व्हील है जिसके ऊपर चेन चलती है, ये इस चेन साइकिल वाली, यहां पे ये पैडल, इसको आप घुमाएंगे तो ये व्हील बड़ी तेजी से घूमेगा। एक बच्चा इसको घुमाए, दूसरा इसके साथ एक कार्डबोर्ड लगा दे, पुरानी किसी बुक का गत्ता पकड़े, वो इस टायर के साथ ऐसे लगा दे, तो इससे एक साउंड आनी शुरू हो जाएगी। अब आप स्पीड बढ़ाते हैं, जब स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो इसकी साउंड चेंज होती जाएगी, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं साउंड पहले से श्रिल होती जाएगी, बारीक होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है स्पीड बढ़ाने से साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उसकी पिच बढ़ रही है, और साउंड जो है वो श्रिल हो रही है, बारीक हो रही है। तो ये तो हो गया जी पिच। पिच के बाद क्वालिटी ऑफ द साउंड। Next characteristic of sound is quality. Quality of the sound. इन सारी जो characteristics हमने पढ़ी, बात ऐसा होता है कि कोई ऐसी साउंड हमें सुनाई देती है, दो डिफरेंट साउंड्स हैं जिनकी ये सारी चीजें सेम है, जिनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, वाइब्रेटिंग एरिया भी सेम है, सारा कुछ सेम है, लेकिन हमें वो डिफरेंट फील होती है। मसलन किसी कमरे के अंदर अगर दो इंस्ट्रूमेंट, दो डिफरेंट रूम्स हैं, आप बाहर खड़े हैं बरामदे में, कॉरिडोर में आप खड़े हैं, यहाँ पे एक रूम में कोई पियानो बजा रहा है, दूसरे में कोई और ड्रम बजा रहा है, क्लैरिनेट बजा रहा है, कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो आप यहाँ पर
अब इन दोनों की अगर लाउडनेस भी सेम है, इनकी पिच भी सेम है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो इवन देन फिर भी आप इसकी डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि इस रूम में पियानो बजाया जा रहा है, इस रूम में ड्रम बजाया जा रहा है। इसको बेटा ये जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, जिसकी वजह से हम साउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें सेम होने के बावजूद भी इसको साउंड की क्वालिटी कहते हैं। इसकी क्वालिटी डिफरेंट है, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी। अब क्वालिटी है क्या? बाकी चीजें तो हमने पढ़ ली, साउंड लाउडनेस क्या है, आवाज की बुलंदी है, पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, श्रिलनेस है, वो फिर ये क्वालिटी है क्या? दिस इज बिकॉज ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। सारा कुछ सेम है, लेकिन इनसे प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है उसकी शेप डिफरेंट है। इसकी साउंड वेव की शेप और है, इसकी कोई और है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो साउंड की वेव्स की शेप डिफरेंट है, तो उनकी क्वालिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की जो साउंड्स हैं उनमें। नेक्स्ट इज, तो ये बेटा क्वालिटी हो गया। क्वालिटी क्या होती है? तो क्वालिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम all other parameters but having different waveform. This characteristic of sound is called quality of the sound. Intensity of the sound. Next, intensity. Intensity of the sound. Intensity. इंटेंसिटी क्या है? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। साउंड वेव्स पास कर रही है कहीं से, आप इनके रास्ते में यूनिट एरिया रखते हैं। यूनिट एरिया व्हाट मींस यूनिट एरिया? यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मींस 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर क्या है? एक स्टील वायर ले लें, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ, एक ऐसा स्क्वायर बना लें स्टील की वायर का जिसकी लेंथ ब्रेड्थ चारों साइडें 1 मीटर हो, तो उसके अंदर जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट एरिया। अब इसी रेक्टेंगल को हम इस तरह से साउंड के रास्ते में रख देते हैं, तो इसमें से जितनी साउंड एनर्जी पास करेगी इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। यूनिट इसका क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में से 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी पास कर रही है, इसको हम साउंड वेव्स की इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह साउंड इंटेंसिटी लेवल से आगे चलना शुरू करेंगे।